तो ये जनाब मैंने आपसे जो एस्पेक्ट डिस्कस किए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड, एक था फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट, हमने उसको इस इलस्ट्रेशन में कवर किया। एक था मैनेजिंग डबल टैक्सेशन, उसको भी हमने कवर किया इस इलस्ट्रेशन में। तीसरा था ट्रीटमेंट ऑफ इंटर कंपनी कैश फ्लोज, वो भी हमने हैंडल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस इलस्ट्रेशन में कि डबल टैक्स जो इंटर कंपनी कैश फ्लोज होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, वो भी हमने देखा। अब एक आखिरी आइटम रह गया रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन की, उसकी मेरे पास चूँकि आगे कोई इलस्ट्रेशन नहीं है इसलिए मैं आपसे यहीं पे ही इस कॉन्सेप्ट को भी एलैबोरेट कर देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करके मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन होती क्या है, उसका रैशनल लॉजिक क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे क्या आती है, ये तीन इसके एंगल्स हैं जिनको इसको देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे कंट्रीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके पास आए, डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब फॉरेन इन्वेस्टर को आपकी इन्वायरमेंट में कोई अट्रैक्शन मिलती है। डिविडेंड रिस्ट्रिक्शन की क्लासिक एग्जांपल समझने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके लिए आप समझिए बचपन में हमने कभी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र सुना हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, यूके की कंपनी की इस हमारे रीजन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पे आएँ, कारोबार करें और जो कमाएं सब कुछ कमा के बाहर ले जाएं, डिविडेंड्स की सूरत में बाहर ले जाएं, जिसका इम्प्लीकेशन क्या आई कि हमारे लोग मजदूरी तो करते रहे, हार्डवर्क करते रहे, लेकिन उसकी जो इनकम आई वो हमारी इकॉनमी में स्पेंडिंग उसकी हुई नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, यहाँ पे ग्रोथ हुई नहीं, सारे का सारा पैसा वापस जाता गया। तो जिसकी वजह से आप कहते हैं कि पैसा बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती तो है एक मुल्क में, लेकिन अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट मोड में ना चले तो उसका सही बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट इकॉनमी को नहीं हो पाता। तो री इन्वेस्टमेंट इंश्योर करने के लिए मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज वुड इम्पोज रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन कि भी ठीक है जी, हम आपको इनकरेज करते हैं, आप हमारे कंट्री में आइए, प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, लेकिन आपके प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल अगर है तो मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि रिस्ट्रिक्शन कुड बी कि जी आप अपनी इनकम का जो आपके फ्री कैश फ्लोज होंगे 50% सिर्फ आप ले जा सकते हैं बाहर एज डिविडेंड, बाकी आपको री इन्वेस्ट करना है। बाकी कब जाएगा, वो कह देते हैं जब प्रोजेक्ट की लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी उसके अगले साल बाकी सारा ले जाना। रिस्ट्रिक्शन में टेक एनी शेप, वो आपको सर्टन परसेंट एक्स अमाउंट बता देंगे, आप जो भी कमाओगे उसका एक्स अमाउंट ले जा सकते हो। आई थिंक वील डू अ क्वेश्चन जिसमें, या पास पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जिसमें रिस्ट्रिक्शन का जिक्र है, अब वो मेरे प्लान में शामिल है या नहीं है, लेट मी सी। आई थिंक द क्वेश्चन जो हम कर रहे होंगे उसमें बिल्कुल रिटेंशन का हम उसमें डील करना सीखेंगे, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे बता दूं कि रिस्ट्रिक्शन आपको एक एक्स परसेंटेज बताई जाएगी, एक वैल्यू बताई जाएगी, आप जो भी कमाते हो उसमें से एक्स वैल्यू आप रिमिट कर सकते हो। रिमिट से क्या मुराद है, दिस इज रेमिटेंस। रेमिटेंस से मुराद है ये जो हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को होम करेंसी में, दिस इज बेसिकली रेमिटेंस प्रोसेस। हमने सवाल में किया, हमने अज्यूम कर लिया 100% रेमिटेंस अलाउड थी हमें, लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर हमें 100% रेमिटेंस अलाउ नहीं करता। मैं इसी के डाटा को लेके आपसे अगर मैं कुछ शेयर करूं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये ईयरली डाटा था 0, 0, 1, 2, 3, एग्जामिनर में सजेस्ट कि हम इसमें से 50% जो हमारे फ्यूचर कैश होते हैं इसमें से सिर्फ 50% रिमिट हो सकता है, बाकी हमें रिटेन करना पड़ेगा। तो हमें रिटेंशन करनी पड़ेगी, हम करेंगे जी लेस रिटेन्ड, रिटेन्ड 50% करना है तो 25.72, 12.86, ये जी आपका 32.06, 24.77। अच्छा जी, अब हम नेट कैश फ्लोज टू बी रिमिटेड जो फॉरेन अब कंट्री से होम कंट्री को जाने हैं, ये 85 होगा जी।
और रेमिटेंस से मुराद क्या है, मैंने को बता दिया। रेमिटेंस से मुराद है जिसको हमने एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बाकी जाएगा जी 12.86, रिटेन हो गया तो 12.86 चला जाएगा। यहाँ पे 32.05 और यहाँ पे 24.76। और ये जितना पैसा आपने रिटेन किया, अगर क्वेश्चन कहा जाए ये प्रोजेक्ट के 1 साल बाद जाएगा तो उसको फिर 1 साल बाद आपको ले जाना पड़ेगा। ये जी 69.69 अब 0 1 2 3 4 ये कैश होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करोगे। आप फिर नेट कैश, फॉर एग्जांपल ये FFL था, यहाँ से फिर आप पाउंड में आओगे और फिर आगे ऑनवर्ड लोकल एडजस्टमेंट और डिस्काउंटिंग करेंगे। सो अगर रिटेंशन आ जाती है, अगर हमें रेमिटेंस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो उसको कैसे डील करने हैं कि हमें जो रिस्ट्रिक्शन आएगी वो पैसा हम रिटेन करेंगे। रिटेन का मतलब उसको डिडक्शन कैश में से डिडक्ट कर देंगे और फिर जो हमें पीरियड अलाउ किया है उस पर फिर उसको रिमिट करेंगे। तो हमारी कन्वर्जन जो है पहले केस में जैसे हमने सवाल में देखा वो तो हमने इन्हीं वैल्यूज़ को फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट कर लिया था, इन्हीं को हमने एक्सचेंज रेट अप्लाई किया था और फिर पाउंड में ले गए थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा रेमिटेंस पे तो फिर हमने इन वैल्यूज़ को एक्सचेंज रेट अप्लाई करना है और इसको कन्वर्जन करनी है। विदाउट रिस्ट्रिक्शन ये है जी, विद रिस्ट्रिक्शन ये है। रिस्ट्रिक्शन मैंने फॉर एग्जांपल 50% रिस्ट्रिक्शन की मैंने अज्यूम किया, फॉर एग्जांपल मैंने 50% रिस्ट्रिक्शन अज्यूम की, उसके हिसाब से मैं चला हूँ तो फिर इस तरह की ट्रीटमेंट है। इसके आगे फिर ये नेट कैश जब पाउंड के आ जाएंगे तो आगे लोकल एडजस्टमेंट, डिस्काउंटिंग, NPV वो कहानी वही है जो हम पहले डील करते आए हैं। सो ये जी 4 एस्पेक्ट मैंने आपसे शेयर किए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो एडिशनल एस्पेक्ट आते हैं। उन चारों को मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन ली पहले, उससे एलेबोरेट कर दिया 3 एस्पेक्ट, और चौथा जो एस्पेक्ट है उसको मैंने अलहदा से आपको एलेबोरेट कर दिया यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू। ये लगभग आप कह सकते हैं इस बेसिक इलस्ट्रेशन में जो अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के आप शायद 90% से ज़्यादा चीज़ें या 95% चीज़ें सीख चुके हैं। शायद कोई 2-4-5% मैथमेटिकली आपको चीज़ें रह गई हो तो रह गई हों, अदरवाइज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यही एंगल हैं एडिशनल जो हमें सीखने होते हैं। अच्छा जी, इसी के लिए अब एक और कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन 45 है। इसमें यही जो हमारी एक्टिविटी हुई इसकी रेपिटेशन होगी और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की भी रिवीजन हमारी हो जाएगी क्योंकि ये कंप्रीहेंसिव सवाल है। तो इसमें रिक्वायरमेंट है जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देखते हैं। एवेल्यूएट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन जर्मनी एंड रिकमेंड व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी मेड बाय XYZ PLC। State clearly any assumption you make and work all calculation rounded to the nearest millions, euro or pound. So जर्मनी में इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, उसको हमें एवेल्यूएट करना है जी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। XYZ PLC is a specialist manufacturer of windows frames. Its main UK manufacturing operation is based in the North England. UK कंपनी नॉर्थ इंग्लैंड में काम कर रही है। From where it distributes its products throughout the UK. The directors are now considering whether they should open up an additional manufacturing operation in Germany, which they believe there will be a good market for their product. A suitable factory has been located just outside Berlin that could be rented on a 5-year lease at an annual charge of 4.8 million euros. जर्मनी में जा रहे हो तो वहाँ पे होम करेंसी यूरो फिलहाल चल रही है। Payable each year in arrears. The manufacturing equipment would cost 70 million euros, of which 55 million would have to be paid at the start of the project, with the balance payable 12 months later. At the start of each year, German factory would require working capital equal to 40% of that year's sales revenue. Working capital requirement भी आ गई जी। It is expected that the factory will be able to produce and sell 90,000 window units per year, although in the first year, because of the need to run in the machinery and its new workforce, output is only expected to be 50,000 units, window units.
मतलब कैपेसिटी 90,000 की है, लेकिन पहले साल वो कह रहे हैं जी आप 50,000 यूनिट्स बेचेंगे। ईच विंडो इज लाइकली टू बी सोल्ड फॉर €800, अ प्राइस दैट रिप्रेजेंट 150% मार्कअप ऑन कैश प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्राइस है जो कि कॉस्ट, कैश कॉस्ट के ऊपर 150% मार्कअप के बाद आई है। द जर्मन फैक्ट्री would be set up as wholly owned subsidiary, as a wholly owned subsidiary of XYZ PLC. In Germany, 25% straight line depreciation on cost is an allowable expense against the company tax. Corporation tax is payable 25% at each year end without delay, and any unused losses can be brought forward फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द फॉलोइंग ईयर्स प्रॉफिट। मैंने फिर कहा कि ये वो ना भी लिखे तो हमारी यूजुअल अजम्पशन यही होती है कि लॉसेज ने कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड होना है, ठीक है जी। सो 25% स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है और 25% ही टैक्स का रेट है विदाउट डिले। ऑल अमाउंट्स इन यूरो आर गिवन इन करंट टर्म, जितनी भी ऊपर यूरो में वैल्यूज दी गई हैं करंट टर्म्स में हैं। एनुअल इन्फ्लेशन इज जर्मनी इज एक्सपेक्टेड टू रन एट 7% पर ईयर इन foreseeable future. All euro cash flows involved are expected to increase in line with this inflation rate, with the exception of factory rent and cost of equipment. उसमें ये रेंट पे इन्फ्लेशन नहीं आनी और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो आपने साल के शुरू में खरीद रहे हैं उस पर इन्फ्लेशन नहीं आनी। उसके अलावा हर यूरो कैश फ्लोज पे इन्फ्लेशन आनी है 7%। The German factory would be producing windows to a special design patented by XYZ. To protect its patent rights, XYZ will charge its German subsidiary a fixed royalty of £20 per window. Fixed royalty उसने बता दिया और उसने वैल्यू बता दी £20, और मैंने जैसे आपसे शेयर किया था unless specifically mentioned, इन्फ्लेशन जो है इस वैल्यू पे, रॉयल्टी पे नहीं लगेगी। This cost would be allowable against a subsidiary's German tax liability. The current euro per pound is 1.6. Inflation in UK is expected to be 7. जर्मनी की इन्फ्लेशन 7% बता दी है, यूके की इन्फ्लेशन यहाँ पे आ गई 4%. नो कैश फ्लोज रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन बिटवीन जर्मनी एंड यूके, सो नो रिस्ट्रिक्शन। अगर होती तो कैसे डील करना है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। XYZ, an all-equity finance company that is quoted on London Stock Exchange. Its shares have a beta value of 1.25. The current annual return on UK government treasury bills, मतलब RF आपका 8% and market return RM 15%, तो बीटा RF RM आ गया और कंपनी इक्विटी फाइनेंस है, इसका मतलब डिस्काउंट रेट आपका KE होगा, ठीक है जी। इन द UK कॉर्पोरेशन टैक्स इज 35 1 year in arrear। तो यहाँ पे भी एडिशनल टैक्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ गया कि जर्मनी में 25% सेम ईयर है, यूके में 35% एरियर में है, तो 10% एडिशनल टैक्स आ गया विद एरियर। XYZ ऑपरेट्स ऑन अ 5-year प्लानिंग होराइजन। At the end of 5 years, assume that working capital would be fully recovered and production equipment would have a scrap value at that time of 60 million before tax. Gross आपकी 60 million की proceeds हैं। Proceeds on assets are subject to tax at 25%। और ये मैं फिर बता दूं कि ये प्रोसीड्स ऑन एसेट टैक्स नहीं होते, लिखा उसने बेशक यही हुआ है, बट बेसिकली ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट टैक्स होता है। और यहाँ पे भी प्रोसीड्स इज इक्वल टू गेन। क्यों? क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी है 25% स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका एसेट कितने साल में डेप्रिशिएट हो जाएगा? 4 साल में। 4 साल बाद आपके एसेट की WDV 0 होगी, 5 साल बाद आप एसेट बेच रहे हो, तो सारी की सारी प्रोसीड्स आपकी इनकम बन गई ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दोबारा आपको बता दूं, प्रोसीड्स आर नेवर टैक्स्ड, गेन ऑन डिस्पोजल इज टैक्स, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे प्रोसीड्स टैक्स क्यों किए जा रहे हैं? कि प्रोसीड्स इज इक्वल टू गेन। एनीवेज, ऑल कैश फ्लोज राइज एट द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। लीजिए जी, ये डाटा हमारा कंप्लीट है। 5 साल की लाइफ है जर्मन प्रोजेक्ट की, लेकिन यूके में टैक्सेस 1 साल एरियर से आने हैं, तो 6 साल तक हमारे कैश फ्लोज जाएंगे। 0 से 6 हमारे कैश फ्लोज हैं। प्रोजेक्ट हमारा जर्मनी में लग रहा है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज यूरो में आएंगे, फिर वो कन्वर्ट होंगे स्टर्लिंग में, और डिस्काउंटिंग हमारी स्टर्लिंग में यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि आपको बता दिया गया एनपीवी कैलकुलेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमेशा होम करेंसी में की जाती है। होम करेंसी हमारी यूके कंपनी पाउंड है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट हम इलस्ट्रेशन 45 पे हम बात कर रहे थे।
सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। अब उसका फॉर्मेट से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमने जैसे डिस्कस किया, 5 साल प्रोजेक्ट लाइफ है, लेकिन यूके में टैक्सेस आर 1 ईयर इन एरियर्स, तो हम 0 से 6 तक हमारे कैश फ्लो जाने वाले हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनाने का अंदाज़ हमारा वही जो पहले से चलता आ रहा है। सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद रेजिड्यूल वैल्यू है, फिर टैक्स ऑन रेजिड्यूल वैल्यू भी यहाँ पे कहा गया है। और ये जर्मनी में टैक्स का रेट जो हमें गिवन है वो 25% है। देन वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हैं, फिर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, फिर टैक्सेशन है जी, देन वी विल हैव नेट कैश फ्लोज, और ये होगा हमारा मिलियन यूरोज़ में। इसके बाद आएगा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट हमें गिवन है जी यूरो पर पाउंड में। वर्किंग से हम लेके आएंगे, मैं सबसे पहले हम इसकी वर्किंग 1 बना लेंगे जी हम। देन हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे स्टर्लिंग मिलियन में, और इसमें फिर हमारी जो एक रॉयल्टी आ जाएगी, टैक्स ऑन रॉयल्टी आ जाएगा जी, वो 35% पे है। और यूके एडिशनल टैक्स जो प्रॉफिट्स हमारे ट्रांसफ़र होंगे उन पे 10% यूके एडिशनल टैक्स है, वो भी मेजर करना है। इसके बाद हमें मिलेंगे यहाँ पे नेट कैश फ्लोज, जिसको हम फिर डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके ऊपर हम फिजिबिलिटी का डिसीजन दे सकेंगे। तो ये जी हमारा कंप्लीट फॉर्मेट जिस पे हमें क्वेश्चन को लेके जाना है। अच्छा जी, वर्किंग 1 हमने कहा जी हम एक्सचेंज रेट की सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान ये हमारे 2-3 नंबर की वर्किंग होती है, तो सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं। हमें फॉरवर्ड रेट लेने हैं यूरो पर पाउंड, स्पॉट रेट यूज़ करेंगे यूरो पर पाउंड को, और 1+i यूरो ओवर 1+i पाउंड। स्पॉट हमें गिवन है, इट इज़ 1.6। ठीक है जी, 5 साल प्रोजेक्ट लाइफ, तो हमें 5 साल के फॉरवर्ड लेने हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। 1 ईयर फॉरवर्ड विल बी 1.6 मल्टीप्लाइड विद, यूरोप में इन्फ्लेशन 7% और यूके की इन्फ्लेशन 4%। यहाँ से हमें 1 ईयर फॉरवर्ड मिलेगा जी। 2 डेसिमल पर ही हम इसको लेकर चलते हैं, 1.65। ये हमारे तमाम रेट्स यूरो पर पाउंड में वर्कआउट हो रहे हैं। 2 ईयर फॉरवर्ड 1.65 मल्टीप्लाइड विद द सेम फैक्टर 1.70, 1.75, 1.80, and the last year, 5th year, 1.85। ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रेट्स पहली वर्किंग आ गई।
स्पॉट से ईयर 5 तक, क्योंकि 5 साल तक हमारे फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज चलने हैं, तो 5 साल तक हमने रेट्स फोरकास्ट कर लिया। अब हम ऊपर वैल्यूज़ फीड करना शुरू करते हैं जी। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कहा जी हमारी है 70 मिलियन की, जिसमें से 55 मिलियन पे हो जानी अप फ्रंट और 12 मंथ्स लेटर बाकी पे होगा, और इन्फ्लेशन इस पे अप्लाई नहीं होनी। सो 55 मिलियन ज़ीरो में गई और 15 मिलियन आपकी 1 में गई विदाउट इन्फ्लेशन, वी वर टोल्ड। रेजिडुअल वैल्यू हमें उसने बताई भी है जी, ये आपकी 5 साल के एंड पे, ये लास्ट पैराग्राफ में उसने बताई है जी, वो आएगी 60 मिलियन, और इस पे उसने टैक्स कहा जी 25% हमें गिवन है, तो हम टैक्स भी यहीं पे ही 15 मिलियन का टैक्स भी चार्ज कर देते हैं। इसको मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए एलैबोरेट कर चुका हूँ, रेजिडुअल वैल्यू पर टैक्स से क्या मुराद है। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज का ताल्लुक रेवेन्यू से है, तो उसके लिए हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आने चाहिए, तो वर्किंग 2 हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बनाएंगे, वर्किंग 2 ही हम टैक्सेशन निकाल लेंगे, वर्किंग 3 हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की बनाएंगे, यहाँ से हम नेट कैश फ्लोज ले लेंगे टोटल। तो अब हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे जाने की ज़रूरत है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे अगर चलना चाहें तो उसके लिए हमें डाटा जो अवेलेबल है जी, एक बार फिर उसको रिव्यू कर लें। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की आपको जी वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वॉल्यूम उसने आपको बताया हुआ है, आपका होगा पहले साल 50,000 ऑनवर्ड 90,000, ठीक है जी, 90,000 50,000 वॉल्यूम दे दिया। प्राइस चाहिए उसने बता दिया जी ये प्राइस है, कॉस्ट चाहिए उसने कॉस्ट का रिलेशनशिप पे दे दिया, ठीक है जी, और ये उसने कहा, ये भी नीचे बता दिए तमाम डाटा रियल टर्म में है, मनी टर्म में जाना पड़ेगा हमें। और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे इसके अलावा उसने जो जिक्र किया हुआ है, ये रॉयल्टी का जिक्र है, ये भी हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। एक ये लीज़ का जिक्र है, लीज़ 4.8 मिलियन का जिक्र किया गया था कि हमें बिल्डिंग जो है 4.8 मिलियन पे मिल जाएगी, और इस पे भी इन्फ्लेशन का जिक्र, इन्फ्लेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के रेफरेंस से अब हम अपनी वर्किंग बनाना शुरू करें। अगर हम वर्किंग 2 5 साल लाइफ है, तो 5 साल के कैश फ्लो हमें बनाने हैं 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। हमें एनुअल सेल्स यूनिट्स में गिवन है, हमें प्राइस अवेलेबल है, यहाँ से हम एनुअल रेवेन्यू ला सकते हैं। एनुअल रेवेन्यू के साथ ही उसने हमें कॉस्ट का रिलेशनशिप दिया हुआ है, लेस इसमें से कर दें आप कैश कॉस्ट, और इसमें से लेस कर दें आगे आप अगर रॉयल्टी, और लेस कर देंगे आप लीज रेंटल, तो मुझे लगता है हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर मिल जाएगी। तो फीड करना शुरू करते हैं जी वैल्यूज़। सबसे पहले वॉल्यूम, तो उसने कहा जी पहले साल 50,000 ऑनवर्ड हर साल 90,000 बेच पाएंगे आप। प्राइस हमें बताया गया 800 यूरो है पर यूनिट, लेकिन ये तो करंट टर्म में है, इन्फ्लेशन 7% की है, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉइंट शायद मैं बताना भूल गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमेशा मनी टर्म में सॉल्व की जाती है। उसका रैशनल क्या है, हमेशा मनी टर्म में उसको क्यों होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमेशा कैश फ्लोज को कन्वर्ट किया जाता है फॉरेन करेंसी से होम करेंसी में, और कन्वर्जन के लिए जो रेट यूज़ किए जाते हैं दे आर एस्टैब्लिश्ड एस्टिमेटेड यूजिंग इन्फ्लेशन रेट्स। इन्फ्लेशन रेट्स की मदद से फॉरवर्ड रेट फोरकास्ट किए जा रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट्स तो होते ही मनी रेट्स हैं, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन में इन्फ्लेशन यूज़ की गई है, तो एक्सचेंज रेट ने यूज़ होने हैं जो कि मनी रेट्स हैं, तो नेचुरली हमें तमाम कैश फ्लोज मनी टर्म्स में बनाने पड़ते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमेशा मनी टर्म में की जाएगी। कहीं पे भी इन्फ्लेशन का जिक्र आएगा तो आप उसको इन्फ्लेट करेंगे कैश फ्लोज को जी। 856 ये जी यूरो में हमारी प्राइस आ रही है, हर साल इसको इन्फ्लेट करते जाएं अब 7% से 915.92 पर यूनिट डाटा जैसे आपको बताया हुआ है, उसको हम 2 डेसिमल तक नॉर्मली ले लेते हैं, 980.03
1048.64, 1122.04 मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू, यहाँ से हम डाटा को मिलियंस में ले आते हैं। 42.80, 82.43, 88.20, 94.38, 100.98। ये जी हमारे पास एनुअल रेवेन्यू आ गया। अब हमें कैश कॉस्ट चाहिए, उसके बारे में रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए। हमें बताया गया है कि हमारी जो ये प्राइस है कॉस्ट प्लस 150 है, हमारी प्राइस कॉस्ट प्लस 150 है, इसका मतलब कॉस्ट 100 है तो प्राइस प्लस 150 करके 250 है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं 150% का मतलब शायद इसमें 100 कॉस्ट और 50 हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसा नहीं है। 150 मार्कअप मतलब 150 प्रॉफिट है, 100 और ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 100 ली जाती है। 100 आपकी कॉस्ट होगी, उस पर 150 आपका प्रॉफिट ऐड हो गया, 250 आपकी प्राइस है। तो आपकी ये प्राइस 250 पे मेजर की गई है, तो कॉस्ट आपकी क्या हुई 100 कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है कि आप सिंपली रेवेन्यू को बजाय इसके दोबारा कॉस्ट पर यूनिट लाओ, उसको फिर दोबारा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। आप रेवेन्यू को ही डिवाइड विद 250 इंटू 100 कर दो तो आपका कैश कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। हमें कैश कॉस्ट ही चाहिए तो वो उसने रिलेशनशिप दे दिया, यहाँ से हम कैश कॉस्ट की फिगर ले सकते हैं। तो 42.8 डिवाइड विद 2.5 कर दीजिए, एक ही बात है। ये जी हमारे पास कैश कॉस्ट की फिगर आ गई। अब हमें रॉयल्टी लेनी है और रॉयल्टी के बारे में कहा गया है जी रॉयल्टी हमारी है 20 पाउंड पर यूनिट। तो हमारे पास रॉयल्टी हमारा जो निकलेगा ये हमारे पास ये अगर वैल्यू ए है तो एनुअल वॉल्यूम इंटू 20 पाउंड इंटू एक्सचेंज रेट जो हमने ऊपर वर्कआउट किया है। एक्सचेंज रेट हमारे पास वर्किंग वन से जो हमने लिए हुए हैं, तो यहाँ से हमें रॉयल्टी आएगी। जैसे पहले केस में हमने यूरो से पाउंड में जाना है, तो यूरो से पाउंड में जाने के लिए फर्स्ट करेंसी को कन्वर्ट करना, इट्स नॉट इनटू इट्स डिवीजन, ये ज़रा ख्याल करना है। मुझसे भी जैसे ये गलती यहाँ पे होने लगी थी, हमें केयरफुल ये पाउंड है, पाउंड को यूरो में ले जाना है, पाउंड ने यूरो में जाना है, सेकंड करेंसी ने कन्वर्ट होना है तो सेकंड करेंसी, पाउंड ने यूरो में जाना है, सेकंड करेंसी मल्टीप्लिकेशन से ही कन्वर्ट होती है। हमारी पाउंड में रॉयल्टी आएगी, उसने फिर यूरो में हम ये तमाम कैश फ्लो यूरो मिलियंस में बना रहे हैं, यूरो मिलियन में बना रहे हैं। सो दिस इज़ 1.65, दिस इज़ 3.06, 3.15, 3.24, 3.33। ये हमारी जी रॉयल्टी की वर्किंग है। और अब आखिरी हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आइटम लीज रेंटल है, विच इज़ 4.8 मिलियन पर एनम पेड इन एरियर्स। एरियर है तो हर साल के एंड पे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा लीज रेंटल आ गया। अब यहाँ से हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अपने वर्कआउट कर सकते हैं। ये जी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फ़िगर हमारे पास है, जिसको हम एक्सटेंड करेंगे अपनी मेन वर्किंग में। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 19.23, 41.60, 44.97, 48.59 एंड 52.46। इसके बाद हम इसी के नीचे टैक्सेशन को एक्सटेंड करते हैं। टैक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से हम लेस डेप्रिसिएशन करेंगे और हमें यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर शायद नज़र आए। और डेप्रिसिएशन के लिए हमें उसने कहा है जी आपकी 25% स्ट्रेट लाइन पॉलिसी है,
सो 70 मिलियन डिवाइडेड विद 4, 4 साल, आप इसका स्ट्रेट डिवाइड कर दें या इंटू 25% कर दें, एक ही बात है। तो 70 डिवाइड विद 4 इट कम्स टू 17.5। 4 साल में ये हमारा एसएल टोटल डेप्रिसिएट हो जाएगा। लाइफ इसकी प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है, बट डेप्रिसिएशन हमने 4 साल में करनी है। तो लीजिए जी, यहाँ से प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, ये हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट ही है, ये हमारा टैक्स प्रॉफिट है, जिस पे फिर हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे 25% पे। जर्मनी का टैक्स रेट 25% है। 19.23 माइनस 17.5 इट इज़ 1.73। ये जी हमारे पास टैक्सेस की फिगर है। टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर, टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर। तो अब हम यही टैक्सेस की फिगर हैं, इसको भी हम जर्मनी में सेम ईयर के हिसाब से एक्सटेंड करते हैं अपने कैश फ्लोज में। लीजिए जी, अब आखिरी हमारी फिगर ये वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की रह गई है, और वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो की हम वर्किंग 3 बनाएंगे। और वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो के बारे में क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 40% ऑफ दैट ईयर्स रेवेन्यू। रेवेन्यू का 40% वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल की वर्किंग का अंदाज़ वही जो हमने पहले सीखा हुआ है। हम पीरियड वाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ले लेंगे और फिर वहाँ से हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बना लेंगे जो हमें एक्सटेंड करनी है। हर साल के शुरू में हमें कहा गया है, तो हर साल के शुरू में मतलब पहले साल के शुरू में 0, 1, 2, 3, 4 एंड प्रोजेक्ट लाइफ एंड तक जाते हैं हम। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए रेवेन्यू की फिगर्स चाहिए। रेवेन्यू की फिगर्स हमारे पास आ रही हैं जी, ये 42.8। हमारे पास 5 सालों के रेवेन्यू की फिगर अवेलेबल है, तो हम 5 सालों के रेवेन्यू के फिगर्स लेके उनको यूज़ करेंगे अपनी वर्किंग में। हर साल के शुरू में, पहले साल के शुरू में पहले साल के रेवेन्यू का 40%, दूसरे साल के शुरू में मतलब 1 में दूसरे साल के रेवेन्यू का 40%, तीसरे साल के शुरू का मतलब 2, तो तीसरे साल का रेवेन्यू 88.20 उसका 40%, चौथे साल के शुरू का मतलब 3, 94.38 का 40%, और पाँचवें साल के शुरू का मतलब 4, 100.98 का 40%, और 5 का मतलब प्रोजेक्ट फिनिश, प्रोजेक्ट एंड पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 0। तो ये जी हमारा डाटा है, इसके हिसाब से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। 42.8 इंटू 0.4 it is 17.12, 82.43 into 0.4, अब हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज ले सकते हैं। 0 में 17.12 का आउटफ्लो। अब हम हर वैल्यू का फ़र्क लेते जाते हैं। 32.97 माइनस 17.12, 1 में 15.85 का आउटफ्लो, 35.28 माइनस 32.97, 2.31 का आउटफ्लो, 2.47, 40.39 माइनस 37.75, अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.64, और आखिरी साल में सारी टोटल इन्वेस्टमेंट 40.39 तक जो पहुंची उसकी रिकवरी है। ये जी हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आ जाते हैं। अब हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज को
अपनी मेन शीट में एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारी आखिरी वर्किंग थी, जिसके बाद हमारे यूरो कैश फ्लोज कंप्लीट हो जाएंगे। ज़ीरो में 17.12, देन 15.85, देन 2.31, 2.47, 2.64 एंड रिकवरी ऑफ 40.39। लीजिए जी, ये हमारे पास यूरो कैश फ्लोज अब कंप्लीट हैं। इन यूरो कैश फ्लोज को अब हम लेके आगे कैरी करेंगे। सम करते हैं जी हर कॉलम का। दिस इज 72.12 का आउटफ्लो। वन में इट इज़ माइनस 12.05, 33.26, 35.63, 38.18, 124.73। ये जो हमारे फ्री कैश फ्लोज यूरो में कंप्लीट हो गए। हमने जर्मनी में प्रोजेक्ट लगाना, उससे इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लोज सबको हमने यहाँ पे केटर कर लिया है। अब हम इनको रिमिट करेंगे यूके। रिमिट का मतलब इनको अब हमें कन्वर्ट करने हैं एक्सचेंज रेट यूज़ करते हुए स्टर्लिंग में। तो एक्सचेंज रेट हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, हम ऑलरेडी फोरकास्ट कर चुके हैं। हमने यूरो को कन्वर्ट करना है पाउंड में, फर्स्ट करेंसी कन्वर्जन है, डिवीजन विल बी यूज्ड। लीजिए जी, हमारे पास स्टर्लिंग में कैश फ्लोज कन्वर्ट हुए। जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट किए गए जर्मनी में, वो रिस्पेक्टिव एक्सचेंज रेट पे हमने रिमिट कर दिए यूके में। अब यूके से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एक रॉयल्टी है। रॉयल्टी हमारी बड़ी सिंपल है जी, वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम इंटू £20 एवरी ईयर। तो पहले साल 50,000 इंटू 20 मिलियन है, 20 पाउंड है, तो वो बनेगी गालबन 1 मिलियन। ऑनवर्ड ये 1.8 मिलियन पाउंड हर साल, सॉरी पहला साल आपका, ये पहला साल है आपका, वो तो ज़ीरो है जी। ये आपकी रॉयल्टी पहले साल 50,000 इंटू 20 और अगले साल 90,000 इंटू 20, ये जी आपकी रॉयल्टी है। और इसका टैक्स 35% 1 ईयर एरियर में, वो भी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो ये बना जी 0.35 और 1.8 इंटू 0.35, इट इज़ 0.63। अब एडिशनल टैक्स की वर्किंग हमारी रह गई है। वर्किंग 4 गालबन हमें यूके एडिशनल टैक्स की बनानी है। और उसके लिए हमने जो बात सीखी थी कि जिस प्रॉफिट पे टैक्स फॉरेन कंट्री में लगा, उसी प्रॉफिट पे टैक्स हमारा लगेगा होम कंट्री में। तो जो फॉरेन हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ, वो किस प्रॉफिट पे कैलकुलेट हुआ, ये जी वो वैल्यूज़ है। इन्हीं वैल्यूज़ पे आपका कैलकुलेट होना है टैक्स यूके में, लेकिन वो टैक्स होगा एडिशनल सिर्फ 10% के हिसाब से। तो हम ये टैक्स की फ़िगर उठाते हैं जी, 1 से लेके 5 तक हमारे पास टैक्स की फ़िगर है। इन टैक्स की फ़िगर पे हमने एडिशनल 10% कैलकुलेट करना है। लेकिन जो ख्याल रखना है कि ये टैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ हुआ है यूरोज़ में, तो यूके में जो टैक्स पे होना है वो पे होना है आपका पाउंड्स में। ठीक है जी। तो अब हम यूके टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग 4 हमने शायद बनानी थी, यूके एडिशनल टैक्स। इसकी कैलकुलेशन हमारी बननी थी जी, फार्मूला अगर हम शेयर करें तो टैक्सेबल प्रॉफिट इन जर्मनी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन जर्मनी, जो कि यकीनन यूरो में आएगा। इस पे 10% एडिशनल टैक्स यूरो में आया, और फिर यूरो से हमने पाउंड में कन्वर्ट करना है एक्सचेंज रेट, तो पाउंड में हमारा टैक्स आ जाएगा। तो ईयर वाइज हम अगर चलें, हमारे 5 साल वहाँ पे टैक्स लगा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 सालों पे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले साल हमारा टैक्स जो प्रॉफिट था वहाँ पे 1.73 मिलियन यूरोस थे, इस पे 10%, और पहले साल का एक्सचेंज रेट हमारा है 1.65।
एक्सचेंज रेट हमारा 1.7, 1.75, 1.8 एंड 1.85, ये जी एक्सचेंज रेट है। ये 10% हर साल 10% ही रहना है। हमें बस अब हर साल का यहाँ पे जर्मनी का प्रॉफिट लाना है। तो जनाब दूसरे साल है वो 24.10, तीसरे साल है वो 27.47, चौथे साल है 31.09 और पाँचवें साल है वो 52.46। लीजिए जी, अब इन सब के लिए हम टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मिलियन पाउंड में ये फिगर है जी 0.10। ये जी हमारे पास यूके एडिशनल टैक्स की फ़िगर ईयरली हमारे पास आ गई हैं। हर साल हमें कितना टैक्स यूके में पे करना पड़ेगा उस प्रॉफिट पे जो हमने जर्मनी में कमा के रिमिट किया यूके को, लेकिन ये टैक्स एरियर में है। तो पहले साल के प्रॉफिट पे हमने जर्मनी में टैक्स ज़रूर पे किया, लेकिन वो टैक्स एडिशनल टैक्स हमें एरियर में यूके में सेकेंड ईयर पे जाएगा एंड सो ऑन। ये लीजिए जी, ये हमारे पास तमाम सालों का जो फिगर्स हैं टैक्स की वो कंप्लीट होगी जी। अब हम कैश फ्लोज अपने यहाँ से सर्टन कर सकते हैं। ये नेट कैश फ्लोज हमारे पास थे, इसमें जो यूके की डोमेस्टिक एडजस्टमेंट्स हैं वो करेंगे तो नेट कैश हमारे पास मिलियन पाउंड में जो लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास आएंगे। लीजिए जी, ये हमारे कंप्लीट कैश फ्लोज हो गए हैं। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर चाहिए और डिस्काउंट फैक्टर पे हम इनको डिस्काउंट कर पाएंगे और उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिस्काउंट रेट के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पैराग्राफ में दी गई है। हमें कहा गया है कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, इसका मतलब प्रोजेक्ट को केई पे डिस्काउंट करना है। केई पे डिस्काउंट करने के लिए बीटा भी गिवन है, आरएम भी गिवन है और आरएफ भी गिवन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें एक वर्किंग अब बनानी है, से वर्किंग नंबर 5, जहाँ से हम केई, बल्कि मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। बीटा इज़ 1.25, तो यहाँ से हमारी केई हमारी निकलती है, इट इज़ 16.75। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 17% पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है जी, और 17% पे डिस्काउंट करके प्रोजेक्ट की एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे विच विल बी इन मिलियन पाउंड्स और यहाँ पे हम फैसला कर लेंगे प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। सो ये जो स्टेप है आई लीव इट टू यू कि आपके पास कैश फ्लोज आगे हैं, डिस्काउंट फैक्टर 17% आगे है, इस पर डिस्काउंट कीजिए, प्रोजेक्ट की एनपीवी यहाँ पे आप मेजर करके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस कर सकते हैं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर अप्रेजल की एक और कंप्रीहेंसिव हमने इलस्ट्रेशन देखी, ये भी ACCA थी, ये दोनों इलस्ट्रेशन मैंने आपसे शेयर किए हैं ACCA से। अब एक क्वेश्चन हमें देखना है जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 24 है। ये विंटर 17 का क्वेश्चन है जो मोस्ट रिसेंट फॉरेन इन्वेस्टर अप्रेजल पे क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा डिटेल्ड और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन का जिक्र भी है। तो दैट विल बी द क्वेश्चन जो कि हम इंशाअल्लाह करेंगे, जिसके बाद ये हमारा पोर्शन कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी उस पोर्शन को, उस चैप्टर को भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ, हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है, फाइनेंस का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है जी। ये एक क्वेश्चन आखिरी हमारा रह गया फॉरेन इन्वेस्टर अप्रेजल का, इसके बाद हमारा सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन रह गया है, उस पर हम डिस्कशन शुरू करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।